हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CTQ क्लासेस। एक बार फिर से आपका CTQ क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग कंपटीशन के लिए क्वेश्चन सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वेइंग 65 kg जंप्स फ्रॉम अ 100 फीट हाई बिल्डिंग विद अ लोड ऑफ 35 kg। एक मैन है जिसका वेट 65 kg है, वो 100 फीट के हाई बिल्डिंग से एक लोड जिसका वेट कितना है 35 kg उसके साथ वो जंप कर रहा है। तो व्हाट विल बी द लोड एक्सपीरियंसेस बाय हिम। तो कितना लोड एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आप किसी सर्टेन हाइट से किसी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को, दैट मीन्स आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, चाहे वो लाइटर हो या फिर हेवियर हो, अगर आप ड्रॉप करेंगे सर्टेन हाइट से तो वो सेम टाइम एंड सेम स्पीड में नीचे फॉल करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है या फिर जो टाइम टेक कर रहा है ये उसके मास पे या उसके वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट कुछ भी हो या फिर मैन का वेट कुछ भी हो, यहाँ मास या वेट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैन का वेट 65 kg होता या फिर कुछ और भी हो सकता था। और वेट जो लोड हमारा, इसका भी वेट कुछ और भी हो सकता है, 35 kg या समथिंग एल्स भी हो सकता था। अगर वो सर्टेन हाइट से फॉल करता है या जंप करता है तो दोनों सेम स्पीड से नीचे की तरफ फॉल करेंगे, इसलिए जो लोड एक्सपीरियंस होगा उसके द्वारा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया था। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसको न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना गिवन है, r गिवन है। सपोज दैट हमारे पास ये एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, r दिया हुआ है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। तो आधा सर्किल जब वो मूव कर लेता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम यहाँ से पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड करता है वो उसका डिस्टेंस हो जाता है, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी वो जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पे जाके वो ख़त्म किया, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वो। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सपोज दैट अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे आके पहुँच गया, तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो d इज इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया होता तो सपोज दैट अगर वो ऐसे आधा सर्किल कंप्लीट किया है तो ये पाथ हमारा डिस्टेंस होता, बिकॉज एक्चुअल पाथ तो यही कवर किया ना। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाता है, तो सर्किल का पेरीमीटर 2πr होता है, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है। डिस्टेंस अगर पूछता तो वो कितना हो जाता, πr। 2πr का हाफ कर लेते हैं हम लोग, πr आपका डिस्टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा 2r। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो कितना होगा। तभी जस्ट हम डेफिनेशन पढ़े हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे एक रिलेशन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ भी स्ट्रेट लाइन है एंड शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है किसी दो पॉइंट के बीच का वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा।
सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव किया तो उसका डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। बट अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से ऐसे मूव कर गया, इस केस में ये जो पाथ है, ये जो आपको पाथ दिख रहा है, ये डिस्टेंस है, बट इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। तो हम जो रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो उस रेशियो में डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में रखा, तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है यहाँ पे इस केस में, या फिर उससे छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा ही डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। तो यहाँ जो हमारा रेशियो का जो वैल्यू आएगा, जब दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है तो उसका रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, एंड दैट मीन्स कि वैल्यू या तो इक्वल होगा या लेस देन 1। देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ ऑप्शंस में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। v is equals to u plus at। सेकेंड इक्वेशन था s is equals to ut plus half at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर प्लस 2s। तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था s is equals to ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तीनों जो इक्वेशन अभी जो हम आपको जस्ट बताए हैं, वो तीनों इक्वेशंस वैलिड तभी होता है जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है और हमसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, तो वीटी ग्राफ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से जो वेलोसिटी चेंज करता है, ये हमारा कंडीशन हो जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको। ओके, बट यहाँ पे वीटी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, बट टाइम एक्सिस के इंक्लाइन नहीं है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स कि इस ग्राफ से मुझे आइडिया लग रहा है कि टाइम तो चेंज कर रहा है, बट क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है? नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि ये यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करता है। देयरफॉर इस केस में हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ये ग्राफ शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled road. Their distance versus time graphs are shown in the adjacent figure. हमारे पास 4 कार्स के लिए ग्राफ गिवन है, जिस कार्स का नेमिंग कर रखा है A, B, C and D, एंड उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे पास गिवन है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में है कार A इज़ फास्टर देन कार D, कि कार A जो है वो कार D से फास्टर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कार A और कार D के ग्राफ को, कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, जो भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो फास्टर होगा, और गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जिसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा वो स्लोएस्ट होगा, स्लोअर कार होगा। तो कार A एंड कार D में जो D जो है ना वो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, देयरफॉर कार D हमारा यहाँ पे फास्टर होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, कार A फास्टर है, तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन B को चेक करते हैं। लिखा हुआ है कार B इज़ द स्लोएस्ट। तो अगर हम चारों ग्राफ को देखते हैं तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सबसे कम डिस्टेंस अगर किसी ने ट्रेवल किया है तो वो कार B है। तो बिल्कुल यहाँ पे कार B जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाता है। हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन C में कह रहा है
कार डी इज़ फास्टर दैन कार सी। कार डी जो है वो कार सी से फास्टर है। तो यहाँ पे गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कार सी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है डी के रिस्पेक्ट में, तो कार सी फास्टर होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है, कार डी फास्टर है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट कार डी के बारे में सोचते हैं, डी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कार सी इज द स्लोएस्ट। क्या कार सी सबसे स्लोएस्ट है? तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कार सी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कार सी हमारा सब फास्टेस्ट है, ना कि स्लोएस्ट है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इन फिगर्स में से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास गिवन हो और वो स्ट्रेट लाइन हो बट टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होगा, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन और वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होता है, इसका मतलब होता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। दैट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, वो कोई कर्व हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, तो वो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन तो है बट टाइम एक्सिस के इंक्लाइन ना होगा कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तब वो रेस्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम एक्सिस के पैरेलल है वो ग्राफ। दैट मीन्स कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज करता है, दैट मीन्स कि वो रेस्ट में है। सपोज दैट अगर आप घर में बैठे हो एंड आपके रिस्पेक्ट में घर के वॉल का पोजीशन, जो दीवार है उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो रेस्ट कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्यों? चूँकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है और वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 9 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो हमारे पास मोशन के कुछ केसेस गिवन है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन से केसेस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है इफ़ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बट अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल नहीं करता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन ही है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट लेंथ, या फिर कह सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कार स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, तब बिल्कुल ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा जी। ऑप्शन बी को देखते हैं इफ़ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कभी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ करके वो किसी भी पाथ में मूव करे, चाहे वो सर्कुलर हो, कर्विलिनियर हो, कैसा भी पाथ हो, तो वो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, उस कंडीशन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन पेंडुलम का है, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल नहीं कर रहा, तो यहाँ भी आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन डी में है अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ भी पाथ सर्कुलर हो रहा है, तो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। देयरफॉर ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। द ऑब्जेक्ट हैज ऑप्शंस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन। हम कुछ देर पहले ही अब क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे कि जब भी आपके पास वीटी ग्राफ गिवन होता है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है, तो अगर वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, दैट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज करता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। तो जब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तब भी उसको सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे, और अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है
तो उस कंडीशन में हो जाता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, यानी कि उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे।